हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है डिटेल डिस्कशन अबाउट डीपीटी 3, दैट इज एनुअल रिटर्न फॉर डिपॉजिट्स एंड लोन्स। बिफोर गोइंग फर्दर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज शेयर माय चैनल, प्लीज लाइक माय चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि फर्दर नोटिफिकेशन अगर कुछ हो तो आपको मिल जाए। Let's start. What is DPT3? DPT3 क्या होता है? DPT3 is a return of deposits that company must file to furnish information about the deposits and all outstanding receipts of loan or money other than deposits. DPT3 एक रिटर्न्स है। एनुअल रिटर्न फाइल किया जाता है आरओसी में। ये कंपनी का एक कंप्लायंसेस है। जनरली डीपीटी 3 कंपनी ही फाइल करती है। ये ना तो पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल है ना एलएलपी पे एप्लीकेबल है। डीपीटी 3 इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द कंपनी। ये कंप्लायंसेस है कि कंपनी को कंप्लाई करना पड़ता है। डीपीटी फाइल करके आरओसी को बताना पड़ता है एनुअली, हर साल एनुअली, कि हमारे इतने आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स पड़े हैं हमारे बुक्स में एज ऑन 31 मार्च। आपको मार्च की जो आउटस्टैंडिंग है, जो भी लायबिलिटीज है, लायबिलिटी मींस लायबिलिटी, जैसे आपने कुछ लोन ले रखा है फ्रॉम बैंक, उसकी आपको डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी, रिपोर्ट करना पड़ेगा आरओसी को कि हमारी ये आउटस्टैंडिंग लोन पड़ी है। या पब्लिक कंपनी है तो उन्होंने पब्लिक से पैसा उठा रखा है इन द फॉर्म ऑफ इश्यूज ऑफ शेयर्स और इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स और इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, इन एनी फॉर्म, बाय इशूइंग डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। पब्लिक कंपनी की केस में, प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक से पैसा उठा नहीं सकती है। जनरली प्राइवेट कंपनी लोन ले सकती है फ्रॉम द रिलेटेड पार्टीज, फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, फ्रॉम द बैंक, एडवांस ले सकती है फॉर गुड्स और सर्विसेज। सो उसका पूरा डिटेल, जनरली लायबिलिटीज जो आउटस्टैंडिंग पड़ी है उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है डीपीटी 3 में। उसको डिपॉजिट्स बोलते हैं। डिपॉजिट पब्लिक कंपनी के केस में डिपॉजिट्स बोलते हैं और प्राइवेट कंपनी के केस में एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स बोलते हैं। एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स क्या है? जैसे आपने लोन लिया फ्रॉम बैंक, दैट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट, दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट एज पर रूल 21C of the Companies Act. तो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स लोन हो गया, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, लोन फ्रॉम द रिलेटेड पार्टीज, इंटर कॉर्पोरेट लोन। सो ये सब लोन्स जो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, तो इनका आपको रिपोर्टिंग करना पड़ता है आरओसी को इन द फॉर्म डीपीटी 3. It's a annual return of deposits that company must file to furnish information about deposits and or outstanding receipts of loan, जितना आपका outstanding पड़ा है, और other than deposits, money other कोई भी, जैसे advances from customer, आपने advance लिया हुआ है, loans के फॉर्म में अगर कुछ है या advances के। Who is required to file DPT 3 annually? ये जो फॉर्म है डीपीटी 3 हर साल एनुअली फाइल करना पड़ता है। प्रीवियसली जब ये फॉर्म आया था ना, तब ये वन टाइम फाइल करना पड़ता था, पर अब आरओसी ने इसे एनुअली फाइल करने के लिए हर एक कंपनी को बोल दिया है। एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी को नहीं फाइल करना है डीपीटी 3, लेकिन सभी कंपनीज को, एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी shall require to file annually DPT 3. अब एवरी कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज आती है? पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी को मैंडेटरी फाइल करना है। प्राइवेट कंपनी है, उनको भी फाइल करना है। इवन उनका आउटस्टैंडिंग लोन नील है तभी भी उनको फाइल करना है। 1% कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज है, नॉन स्मॉल कंपनीज है, सभी को फाइल करना। मीन्स एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अब कौन सी कंपनी एग्जेम्प्ट है जिनको ये डीपीटी 3 फाइल नहीं करना है?
Who is exempt from filing the returns of DPT3 as per Rule 1(3) of the Companies Acceptance of Deposit Rules 2014? The following companies are exempt. बैंकिंग कंपनी को DPT3 फाइल नहीं करना होता है. नॉन बैंकिंग NBFC कंपनीज को नहीं फाइल करना होता है. हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो हाउसिंग लोन देती है उनको नहीं फाइल करना पड़ता. हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विथ नेशनल हाउसिंग बैंक. गवर्नमेंट कंपनीज को नहीं फाइल करना पड़ता है. और एनी अदर कंपनी एज नोटिफाइड अंडर प्रोविजंस टू सबसेक्शन 1 टू सेक्शन 73 ऑफ द एक्ट. और भी कोई कंपनी जो नोटिफाइड हो अंडर सेक्शन 73(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर में, उनको नहीं फाइल करना. जनरली बैंकिंग कंपनी, NBFC कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, उनपे ये एप्लीकेबल नहीं है, उनको DPT3 नहीं फाइल करना. इवन दे आर रिसीविंग लोन्स, डिपॉजिट्स, तभी भी उनको नहीं फाइल करना. बैकग्राउंड क्या है DPT3 का? बैकग्राउंड मतलब कहाँ से आया ये फॉर्म, कब आया? MCA वाइड इट नोटिफिकेशन. MCA ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने वाइड इट नोटिफिकेशन डेटेड ऑन 22 जनवरी 2019 को नोटिफाई किया that every company other than government company must file a one time return. जब ये लाए थे ना MCA ने, तब बोला था कि एक टाइम ही आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा DPT3, पर बाद में इसको एनुअली कर दिया गया कि ये आपको एनुअली कंप्लायंस करना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंगली सब रूल 3 was inserted after sub rule 2 in rule 16A of the Companies Act, which read as follow: every company other than government company shall file. इस रूल में ये बोल रहा है कि एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शैल फाइल वन टाइम रिटर्न. वन टाइम रिटर्न क्यों बोला जा रहा है? जब ये फॉर्म आया था तब MCA ने बोला था कि आपको वन टाइम रिटर्न फाइल करना है फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019 तक. और ये फॉर्म कब आया था? 22 जनवरी 2019 को. तो आपको 19 का तो फाइल करना ही था, लास्ट 5 इयर्स का भी फाइल करना था, फ्रॉम 14 टू 19. इसीलिए वन टाइम रिटर्न का यहाँ पे बात हो रहा है. एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शैल फाइल अ वन टाइम रिटर्न ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीप्ट्स ऑफ मनी और लोन बाय द कंपनी बट नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स इन टर्म्स ऑफ क्लॉज C और सब रूल 1 ऑफ रूल 2. रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज C के कौन कौन से डिपॉजिट से, कौन कौन से एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट से उसमें लिखा हुआ है. फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2019. सो इस पीरियड के लिए आपको वन टाइम रिटर्न फाइल करना था. उसके बाद गवर्नमेंट ने एज स्पेसिफाइड इन फॉर्म DPT3 विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर, फ्रॉम द 31 मार्च 2019, along with fees as provided in company registration office and fees rules 2014. तो एप्लीकेबल फीस दे के आपको ये फॉर्म MCA में जमा करना है. मतलब जब ये फॉर्म आया था, वन टाइम आया था, वन टाइम आपको फाइल करना था फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019. मार्च 90 डेज का टाइम पीरियड था कि आप 90 डेज फ्रॉम 31 मार्च 2019 के तक आप जमा कर सकते हो विथ एप्लीकेबल फीस, जो भी फीस. बट अब ये DPT3 फॉर्म एनुअल कंप्लायंसेस हो गया है हर कंपनी को. एवरी कंपनी विद प्राइवेट, पब्लिक, नॉन स्मॉल कंपनीज, नॉन स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, सभी कंपनीज को फाइल करना मैंडेटरी हो गया DPT3. फाइलिंग ऑफ DPT3 दो तरह के वेरिएंट्स है, वैरायटीज है. एक तो वन टाइम रिटर्न है, एक एनुअल रिटर्न है. वन टाइम रिटर्न किन के लिए है? फ्रॉम 2014 से वन टाइम रिटर्न का क्राइटेरिया है, और फिर एनुअली आप फाइल कीजिए अपना DPT3. ड्यू डेट, द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न इज 30 जून एवरी ईयर. हर साल 30 जून को आपको फाइल करना है. फॉर एग्जाम्पल इस ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग DPT3 इज 30 जून 2024. टेन्योर ऑफ रिटर्न, द वन, ये मैंने बताया कि वन टाइम रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 to 31 March 2019. Thereafter, all receipts received in this period
and outstanding as on 31st March 2019 has to be reported. The annual return for the period 1st April 2023 फिर एनुअली फाइल करना हर पीरियड के लिए. इस साल के लिए 1st April 2023 से 31st March 2024 को आपको रिपोर्ट करना है द आउटस्टैंडिंग एज ऑन द डेट. क्या इंफॉर्मेशन फर्निश करनी रहती है आपको डीपीटी 3 में? आप सिन नंबर डालोगे अपनी कंपनी का, फिर ईमेल आईडी डाल. सिन नंबर डालते ही आपका डिटेल कलेक्ट कर लेगा फॉर्म. फिर ऑब्जेक्ट, कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, वेदर पब्लिक है कि प्राइवेट है. पब्लिक कंपनी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको आपका जो नेटवर्थ है वो फॉर्म्स में एक्टिव हो जाता है, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी. लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो तो नेटवर्थ ये सब नहीं मांगता है. नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, अगर आपने कुछ चार्ज क्रिएशन किया है तो उसका भी डिटेल्स देना पड़ता है. अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च, क्या अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसकी पूरी डिटेल्स आती है. ओपनिंग, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना लिया, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना रीपे किया, एनी एडजस्टमेंट, क्लोजिंग फिगर. फिर एजिंग का क्राइटेरिया आता है कि 1 लेस देन 1 ईयर, 1 से 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स से कितना आउटस्टैंडिंग पड़ा आपको. तो इस तरह से आपको डिटेल देना पड़ता है. पर्टिकुलर्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग, ये सब सारी इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करनी पड़ती है डीपीटी 3 में. डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, अटैचमेंट भी जाते हैं कुछ. ऑडिटर सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट whenever applicable and mentioned in the form. कंपनी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज क्रिएशन है उसका अटैचमेंट. लिस्ट ऑफ डिपॉजिट, कितना आपका डिपॉजिट मैच्योर हो गया, कितना चेक इश्यू बट नॉट येट क्लियर टू बी शोन सेपरेटली. डिटेल ऑफ लिक्विड एसेट, ऑप्शनल अटैचमेंट. ये सब अटैचमेंट जाते हैं पब्लिक कंपनी में. अगर आपने पब्लिक कंपनी ऑप्ट किया है तो. प्राइवेट में जनरली इतने डिटेल्स नहीं मांगता. फाइलिंग ऑफ फीस, फीस शैल बी पेएबल एज पर द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स. इसमें रूल्स बता दिया है कि आपका शेयर कैपिटल अगर 1 लाख का है तो आपकी फीस 300 होगी. ऐसे ही आपको एक रूल्स, प्रॉपर रूल्स बता दिया है कि शेयर कैपिटल 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, इस तरह से आपका फीस बढ़ता जाता है. तो एज पर द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स के हिसाब से आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा along with this form. Consequences of non filing. If, लेकिन अगर आपने ये फॉर्म नहीं फाइल किया तो इसका consequences भी बहुत हेवी होता है. If the company does not comply to the requirements of DPT3 and keep accepting deposits, आप प्राइवेट डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट लिए जा रहे हो और कंप्लाई नहीं कर रहे हो डीपीटी 3 में, it will face the following consequences. क्या consequences? Under section 73, section 73 क्या बोलता है? पेनल्टी ऑफ मिनिमम 1 करोड़, 1 करोड़ का पेनल्टी लग जाएगा और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, आपका जितना भी डिपॉजिट्स है उसका डबल या 1 करोड़, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा, पर मे विच मे एक्सटेंड टू 10 करोड़ तक भी हो. फॉर एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, जो भी ऑफिसर इसको देख रहा है जिसने डिफॉल्ट किया है, अप टू 7 years imprisonment with a fine not less than 25 lakhs which may extend to ₹2 crore. Under rule 21 के हिसाब the company and every officer is in default, a fine भी लग सकता है. पेनल्टी, ये पेनल्टी का क्लॉज है. और फाइन कितना लगेगा? फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹5,000 कंपनी के केस में. और अगर वो ऑफिसर कंटिन्यू कर रहा है, एवरी कंपनी के केस में 5,000, एवरी ऑफिसर इज इन डिफॉल्ट, जो कंपनी डिफॉल्ट करता है तो कंपनी को 5,000 फाइन लगेगा. एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट उसको 5,000 फाइन लगेगा. एंड वेयर द कंट्रावेंशन इज इन कंटिन्यूइंग नेचर, कि आपने नोटिसेस आई उसका रिप्लाई भी नहीं किया और कंटिन्यू करे जा रहे हो उस कंट्रावेंशन को, तो जितने दिन आप उसको एक्सटेंड कर डिफॉल्ट करोगे उतना दिन 500 करके आपका लगेगा. अ फाइन ऑफ ₹500 फॉर एवरी डे सिंस द डिफॉल्ट कंटिन्यू. नाउ ट्रांजेक्शन नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स. एक तो ट्रांजेक्शन होता है रिटर्न्स ऑफ डिपॉजिट्स, और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसको हम लोग एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स बोलते हैं. एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स के केस में भी डीपीटी 3 जाएगा और डिपॉजिट्स के केस में भी डीपीटी 3 जाएगा.
तो अगर आप कोई भी अमाउंट रिसीव करते हो फ्रॉम द गवर्नमेंट और गारंटेड बाय द गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक, कोई भी अमाउंट रिसीव करते हो उसका डिस्क्लोज रिपोर्ट कीजिए आप इन डीपीटी 3. एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन और फैसिलिटी फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी और बैंक, किसी से भी आपने लोन लिया है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंश्योरेंस कंपनी से, बैंक से, तो आपको रिपोर्ट करना है डीपीटी 3 में. एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंटर कॉर्पोरेट लोन है कंपनी बाय कंपनी, whether group companies or other than group company, उसका भी रिपोर्टिंग करना है. सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज एंड कॉल इन एडवांसेस, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी से लिया है आपने डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी who held the position at the time of lending. Any amount received by company from employee, employee से भी अगर आपने कोई अमाउंट लिया है, नॉट एक्सीडिंग इज एनुअल सैलरी, जो कि एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अंडर द एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट सच एज नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एज एन एडवांसेज, अगर एडवांस लिया फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस, या तो एडवांस लिया है या सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के फॉर्म में लिया है कि आप फर्दर उसको कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप फर्दर उसको सप्लाई करोगे गुड्स, वो भी आपको रिपोर्ट करना है. Receipts of rupees 25 lakhs or more by startup company in the form of convertible notes in single transaction. Amount raised by issuing secured bond, अगर आपने अमाउंट रेज किया by issuing secured bonds या debentures को इशू करके, with first charge नॉन कन्वर्टेबल debentures को इशू करके, not having a charge on the same assets of the company. अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम प्रोमोटर्स, प्रोमोटर से आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है, या एनी अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फ्रॉम निधि कंपनी और बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चिट फंड कंपनीज, एनी अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फ्रॉम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, एनी अदर अमाउंट विच इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट अंडर रूल 21C, मतलब जो भी अमाउंट आपने लिया है और जो लाइबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके बुक्स में, तो उसका रिपोर्टिंग आपको देना है. थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. In the next video, I will show how practically you will fill the form DPT 3. Thanking you for watching my video.